नमस्कार जी। आज आपको चैप्टर 6 ट्वेल्थ क्लास में जो न्यू कोर्स के अनुसार शामिल किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। चैप्टर का नाम है खेलों में परीक्षण तथा मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट है और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है, और रिकले एवं जॉनसन का सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है चैप्टर 10 की जो वीडियो है उसको देखें, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं जैसे शक्ति है, गति है, लचक है, सहन शक्ति है, उन सबको समझने के बाद यदि हम टेस्ट और मेजरमेंट को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो उसके बाद आपको आज ये कराया जाता है। मैं सोमव्रत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, आप सभी को इसको उच्चतम और सरल मेथड में बताने का प्रयास करता हूँ। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स जो है, इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए टेस्ट किसे कहते हैं। तो टेस्ट सरल भाषा में आप मान लीजिए कोई भी मशीन हो उसको हम टेस्ट कह सकते हैं, या फिर कोई यंत्र हो उसको हम टेस्ट कह सकते हैं। लेकिन कैसा यंत्र हो? ऐसा यंत्र हो जो हमें क्या देता हो? अच्छा मापन, मतलब सटीक, एक्चुअल, बिल्कुल सही मापन, बिल्कुल सही मेजरमेंट हमें प्रदान कराता हो, सटीक मापन हमें देता हो, उसी को हम टेस्ट कहेंगे। यदि टेस्ट जो है सटीक मापन नहीं देता तो वो टेस्ट की श्रेणी में नहीं आता। आप मान लीजिए कि सुनार की दुकान पर जाकर के हम बोलें कि हमारी बॉडी का वज़न जो है वो बताइए कितना है, अपनी तराजू में तोल कर। उसकी जो तराजू है, जो मशीन है, उसका काम वज़न तोलने का है, लेकिन क्या वो व्यक्ति का वज़न तोलती है? नहीं, वो सिर्फ आभूषणों का वज़न तोलती है जो कि काफ़ी कम ग्राम्स में होते हैं। लेकिन व्यक्ति तो केजी में होते हैं और काफ़ी केजी के अंदर व्यक्ति होता है, तो वो उसको वहाँ पर नहीं तोल सकता। तो वो सटीक मापन हमें नहीं देगा, इसलिए वो टेस्ट उस समय नहीं होगा। धर्म कांटे पर जाकर के हम ये बोलें कि हमारी ये अंगूठी है, इसको आप तोल करके बता दीजिए, तो वो भी नहीं तोल पाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म कांटों पर वजन कुंटल्स में होता है और वो अंगूठी का वजन ग्राम्स में है, तो वहाँ पर धर्म कांटा जो है वैलिड टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट को ज़रूर पहचाने। टेस्ट क्या है? टेस्ट एक यंत्र है या एक मशीन है जो हमें सटीक मापन प्रदान कराती है, उचित मेजरमेंट, बिल्कुल बेस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देती है, उसी को हम टेस्ट कहेंगे। अब मान लीजिए टेस्ट जो है उसकी अपनी नॉर्म्स, अपनी कंडीशंस भी होती हैं। जैसे 6ठी क्लास के बच्चे के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग होगी, 12वीं क्लास के बच्चे के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग होगी। ऐसे ही 6ठी क्लास के बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, उसके सिलेबस के अनुसार होगा। 12वीं क्लास के बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, उसके सिलेबस के अनुसार होगा। इसलिए टेस्ट का नॉर्म्स भी होता है। ये नहीं भाई क्वेश्चन पेपर है वो एक टेस्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो तभी टेस्ट माना जाएगा जब वो सही नॉर्म्स के अनुसार निर्धारित किया जाए, सही हमें सटीक मापन हमें दे सके। 12वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर 6ठी क्लास के बच्चे के लिए टेस्ट नहीं है, वो 12वीं क्लास के बच्चे के लिए ही टेस्ट माना जाएगा। तो देखिए, किसी भी मेंटल योग्यता को जानने के लिए टेस्ट के रूप में 4 प्रश्न पत्र का होना और एक वेट मशीन ही टेस्ट कर सकती है। जैसे वेट का टेस्ट वेट मशीन करेगी, तो यहाँ वेट मशीन क्या है? टेस्ट है। यहाँ पर वेट मशीन का नाम टेस्ट है और उन प्रश्न पत्रों का नाम, जो प्रश्न पत्र हैं उनका नाम टेस्ट है। तो टेस्ट क्या है? वो एक यंत्र है या मशीन है जो हमें सटीक मापन देती है। और यदि आप ये नहीं लिखते कि सटीक मापन, तो इसका मतलब आप टेस्ट को नहीं जानते। अब आगे हम चलते हैं कि मेजरमेंट क्या है, मापन किसे कहते हैं। देखिए, एक अच्छा टेस्ट ही सटीक मापन हमें देता है। तो जो बेस्ट टेस्ट था, वैलिड टेस्ट था, जो एकदम वास्तविक टेस्ट था, जो ऑब्जेक्टिविटी अपने उद्देश्य को पूरा करता था, ऐसा टेस्ट था,
देखिए अगर टेस्ट है वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा तो वो भी टेस्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। टेस्ट के गुण आप देखिए, वो वैलिड होगा, वो अपने उद्देश्य को कम से कम भी 75% जो है पूरा करेगा, और जो उसमें वास्तविकता पाई जाएगी वो फर्जी टेस्ट नहीं होगा। उसके नॉर्म्स जो हैं, जो भी निर्धारित होंगे वो उनको फॉलो करेगा, वही टेस्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। तो मापन में क्या आएगा? मापन वही है, टेस्ट से जो भी हमें डाटा प्राप्त होता है, जो भी हमें फिगर प्राप्त होती है, उसी फिगर को मापन कहा जाता है। जैसे मैं अपना वज़न वेट मशीन पर तोलता हूँ, मेरा वज़न 70 kg है, तो यहाँ पर जो 70 kg मुझे पता चला, ये जो फिगर मुझे पता चली, यही मेजरमेंट है, यही मापन है। और ये मुझे वेट मशीन से पता चली, तो यहाँ पर वेट मशीन क्या है? टेस्ट है। 70 kg क्या है? मापन है। तो ये टेस्ट और मेजरमेंट हुआ। क्वेश्चन पेपर के दौरान मार्क्स का पता चलना और थर्मामीटर से तापमान का पता चलना। यहाँ पर मार्क्स और तापमान जो है, जो भी नंबर हमारे आए वो, और जो भी तापमान हमें, जैसे मान लो बॉडी का तापमान आता है, मान लो 98 डिग्री सेल्सियस मेरा तापमान आता है, तो ये जो तापमान है वो है टेस्ट। और जो थर्मामीटर जो इस तापमान को माप रहा है, ये है टेस्ट। और इस टेस्ट से जो हमें मापन प्राप्त हुआ तापमान, ये है मेजरमेंट। तो ध्यान देना, टेस्ट वो है जो एक यंत्र है जो हमें एक सटीक मापन देता है। उस एक्चुअल टेस्ट के वजह से, उस एक्चुअल और वैलिड टेस्ट के कारण जो भी हमें डाटा प्राप्त होता है, जो भी हमें फिगर प्राप्त होती है, उसको मापन कहा जाता है। जैसे थर्मामीटर से तापमान का पता चलना, जैसे वेट मशीन से वज़न का पता चलना। तो ये टेस्ट और मेजरमेंट को समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी था। अब हम जो आगे करेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी टेस्ट होगा तो वो हमें कोई ना कोई मापन ज़रूर देगा। पहली बात, टेस्ट कोई ना कोई मापन ज़रूर देगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि कोई भी टेस्ट होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो टेस्ट होता ही नहीं, तो उस टेस्ट का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होगा। अब देखिए, हम चलते हैं, इन दोनों बातों को ध्यान रखना कि टेस्ट का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम पहले टेस्ट पे चलते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट। ये जो है बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें मोटर फिटनेस, मोटर, जब मैंने गामक विकास वाला चैप्टर आपको कराया था तो आपको बताया था कि सभी जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं शारीरिक रूप से, जैसे शक्ति है, लचक है, सहन शक्ति है, और इस तरह से जो है गति है, इन सब का जो कॉम्बो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको हम मोटर कहते हैं, गामक कहते हैं। तो उन सभी के बारे में पता करने के लिए जो भी यंत्र मशीनें यूज की जाएंगी, और उन यंत्र मशीनों से जो हमें फिगर प्राप्त होगा, वो सिर्फ मोटर फिटनेस टेस्ट से होगा। ऐसा टेस्ट जिसमें हमारी मोटर फिटनेस के बारे में पता लगाया जाता हो, ऐसा टेस्ट जिसमें गति का, शक्ति का, लचक का, तालमेल योग्यता का, और फुर्ती का, और सहन शक्ति का पता लगाया जाता हो, उस टेस्ट को मोटर फिटनेस टेस्ट कहते हैं। गामक पुष्टि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं या गतिविधियों को करने की योग्यता है। एथलीट की गामक पुष्टि को जानने के लिए निम्नलिखित जो आइटम हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे पहला आइटम हम चलते हैं, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, या 50 मीटर डैश के नाम से इसे जाना जाता है, तेज़ी से दौड़ना। देखो 50 मीटर की दूरी ज़्यादा नहीं है, कम दूरी है, और 50 मीटर को हर कोई एक सांस में तय कर सकता है। मतलब बिना ज़्यादा वक्त लगाए वो कम समय में इसको तय कर सकता है। और जहाँ पर कम समय की बात आती है, वहाँ आपका संबंध गति से है। ये मैंने 10वें चैप्टर में आपको बताया, गति से संबंध है जहाँ कम समय की बात आती है। तो इस टेस्ट का उद्देश्य क्या हुआ? गति का मापन। प्रत्येक टेस्ट का उद्देश्य ही उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो गति का मापन, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या फिर 50 मीटर डैश है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ मापन कराएगा?
गति का मापन कराएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि 50 मीटर डैश से आप किस योग्यता को मापते हैं, तो गति को हम उससे मापते हैं। फिर हम इसका अगला पॉइंट बनाएंगे, भाई इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से उपकरणों की हमें ज़रूरत है, कौन कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए। टेप का होना ज़रूरी है, मार्क किया हुआ एक ट्रैक होना चाहिए जिससे हमें पता चले भाई 50 मीटर डिस्टेंस जो है इतना है। 2 स्टॉप वॉच या फिर 2 से अधिक स्टॉप वॉच जो है हमारे पास हो सकती हैं। अब देखिए प्रक्रिया क्या है। इसको करने के लिए खिलाड़ी को जो है या फिर विद्यार्थी को जो है स्टैंडिंग लाइन पे खड़ा कर देते हैं। आदेश मिलते ही वो तेजी के साथ 50 मीटर की दूरी को तय करता है। स्टॉप वॉच में इस टाइम को नोट कर लिया जाता है। सेकंड के 10वें हिस्से तक इस टाइम को नोट किया जाता है और उससे उसकी स्कोरिंग का पता चलता है, भाई इतनी सेकंड में इसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली। तो कम से कम समय वो इसको तय करने में लेता है, तो उससे हमें उसकी गति का पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी की जो गति है वो कितनी है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड को किससे मापा गया है, स्टॉप वॉच से। देखो माप तो दीवार घड़ी से भी सकते थे क्योंकि वो भी टाइम बताती है। फिर यहाँ पर स्पेशल स्टॉप वॉच को ही शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि स्टॉप वॉच ही सेकंड के 10वें हिस्से को भी बताती है, तो ये सटीक मापन हमें देगी। तो स्टॉप वॉच जो है एक्चुअल टेस्ट है, स्टॉप वॉच ही टेस्ट है, ना कि दीवार घड़ी। तो हम आगे चलते हैं। ये था 50 मीटर 10। इसमें जो है अगला जो पॉइंट है वो है 600 मीटर चाल या फिर दौड़, पैदल चलना या दौड़ना। देखो 600 मीटर की जो दूरी है वो जो है आप दौड़कर या चलकर इसको पूरा करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है। 600 मीटर कोई एक ही सांस में करने वाली क्रिया तो है नहीं, तो लंबा समय लगता है। और जब हम किसी क्रिया को लंबे समय तक करते हैं तो हमारी सहन शक्ति का मापन वो करती है। थकावट के बाद जो कार्य किया जाता है उसको इंडोरेंस कहते हैं, उसको सहन शक्ति कहते हैं। तो इसका उद्देश्य है सहन क्षमता का मापन, सहन शक्ति का मापन। उपकरण में 400 मीटर का ट्रैक होगा और स्टॉप वॉच होगी। प्रक्रिया आदेश मिलते ही 600 मीटर की दूरी उसको तय करनी है, दौड़कर या चलकर, और वही जो उसमें समय होगा उससे उसके स्कोर की गणना हो जाएगी। अगला है तीसरा सिट एंड रिच टेस्ट। सिट माने होता है बैठना, रिच माने होता है पहुंचना, बैठ करके पहुंचना। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की क्रिया होती है जिसका उद्देश्य होता है लचक का मापन करना। ये जो क्रिया है वो हमारी थाई के नीचे की मसल, घुटने के नीचे की मसल, हिप जॉइंट मसल और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की मांसपेशियों की लचक का मापन करता है। सिट एंड रिच टेस्ट, बैठना और पहुंचना। इसमें क्या होता है, जहाँ पर पैर हैं पैर से पहले 9 इंच की मार्किंग पहले होती है पैरों से और बाकी उससे आगे होती है। 2 अवसर उसको प्रदान किए जाते हैं, 2 चांस उसको दिए जाते हैं। झटके के साथ उसमें ये दूरी को तय नहीं करता, धीरे धीरे तय करता है। और जहाँ पर वो जाया जाता है, जैसे ये लड़की यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर जा कर के वो कम से कम 2 सेकंड के लिए रुकेगी, 2 सेकंड के लिए रुकेगी और इस दूरी को नोट कर लिया जाएगा और ये जो दूरी होगी वही उसकी स्कोरिंग होगी। इसके उसको 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये लचक का मापन करता है, विधि इसमें लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है आंशिक कर्ल अप। ये जो आंशिक कर्ल अप है ये उधर होता है पेट, एब्डोमिनल मसल की शक्ति और सहन शक्ति का मापन करता है। देखो शक्ति वो होती है जो किसी ताकत के विरुद्ध लगाई जाए, तो यहाँ पर पेट की मांसपेशियों के विरुद्ध हम फोर्स लगाते हैं, पेट की मांसपेशियों से वो ताकत हम लगाते हैं तो उसमें शक्ति का मापन होता है। लेकिन जब उसको हम लंबे समय तक करते रहते हैं तो वो सहन शक्ति का भी मापन करती है। ये बिल्कुल सिंपल है, आप सभी इसको जानते भी हैं। इस प्रकार की पोजीशन लेने के बाद, जैसी इसमें ली गई है, ये पोजीशन लेने के बाद आप कम से कम 2 इंच तक ऊपर उठेंगे और नीचे आएंगे। ये क्रिया आप अपनी क्षमता के अनुसार करते रहेंगे जब तक आप थक नहीं जाते। एक रिदम के साथ ये क्रिया होती है, तो इसमें पहले आपकी शक्ति का मापन हो जाता है और फिर यदि आप लंबे समय तक इसको इसी तरह करते रहते हैं तो आपकी सहन शक्ति का भी मापन हो जाता है।
एक बार क्रिया करने में आप जितनी बार उसको करते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है और वही आपकी स्कोरिंग होती है। तो इस प्रकार की ये पोजीशन होती है। हिप से करीबन 1 फुट के आसपास दोनों पैर होते हैं, उनके बीच में भी शोल्डर के बराबर जो है फासला होता है और इस गति में इस मूवमेंट को कराया जाता है। एब्डोमिनल मांसपेशीय शक्ति का मापन। आगे जब हम चलते हैं तो अगला आता है पुशअप्स लड़कों के लिए। तो पुशअप्स को तो आप सभी जानते होंगे। इसका विशेष उद्देश्य क्या है? कंधों और शोल्डर और चेस्ट की शक्ति का मापन, सारा फोर्स यहीं से होता है। तो ये पुशअप्स है। शोल्डर के बराबर हाथों को खोलना, नीचे जाना और ऊपर आना, रिदम के साथ ये पुशअप्स लगाए जाते हैं और अधिकतम जो पुशअप्स होते हैं वही आपकी स्कोरिंग की काउंट होती है। तो मुख्य इसका उद्देश्य क्या हुआ? कंधे और चेस्ट की शक्ति और सहन शक्ति का मापन। आगे हम बढ़ते हैं संशोधित पुशअप्स। ये जो है लड़कियों के लिए होते हैं। ये देखिए, घुटने टेक करके इनको किया जाता है। मसल स्ट्रेंथ कम होने के कारण गर्ल्स की सुविधा के लिए ये चीज़ होती है। तो इसमें भी इनके कंधे और जो चेस्ट मसल है उनकी ताकत को मापने के लिए होता है, उनकी सहन शक्ति को मापने के लिए होता है। अपर बॉडी की शक्ति और सहन शक्ति का मापन जो है ये करते हैं संशोधित पुशअप्स। नी पुशअप के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका विशेष उद्देश्य यही था, पुशअप्स का और संशोधित पुशअप्स का अपर बॉडी की शक्ति और सहन शक्ति का मापन। तो इस प्रकार अगला जो आता है वो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़ी लंबी कूद, खड़े खड़े लंबी कूद इसमें शामिल होती है। इस प्रकार से इसमें 3 अवसर उसको दिए जाते हैं। आदेश का ऑर्डर मिलते ही वो यहाँ से अचानक, इसमें भाग करके नहीं आता, अचानक से हाथों को फैलाता हुआ पीछे की तरफ, घुटनों को बेंड करता हुआ ज़मीन से ताकत लेता है। ये पैर जो है नीचे ज़मीन को धक्का देते हैं और ज़मीन इसको ऊपर को और धक्का देती है। एक्शन टू रिएक्शन क्रिया यहाँ पर होती है। तो इससे वो अचानक से फोर्स लगाता है टांगों की अचानक से फोर्स लगा करके वो जंप लेता है। तो इस अचानक से लगाई गई संपूर्ण फोर्स को कहते हैं विस्फोटात्मक शक्ति। शक्ति का ये प्रकार है विस्फोटात्मक। 10th चैप्टर में इसको विस्तार से बताया गया है। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है विस्फोटात्मक शक्ति का मापन करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किसको मापता है। तो ऑप्शन में दे देंगे शक्ति, सहन शक्ति, विस्फोटात्मक शक्ति या मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब अधिकतम शक्ति। तो यहाँ पर विस्फोटात्मक शक्ति ही इसका आंसर होगा। तो ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, 3 अवसर इसमें दिए जाते हैं। उद्देश्य इसका यही है कि ये विस्फोटात्मक शक्ति का मापन करता है। अगला जो लास्ट है वो है 4x10 स्टल रन। स्टल रन क्या है इसके विषय में देखिए, आपको समझाया जाता है। स्टल रन इस प्रकार से होती है, विद्यार्थी खड़ा है, इसमें ये 10 मीटर की दूरी होती है। 10 मीटर की दूरी को उसे कम से कम समय में तय करना होता है। यहाँ से आदेश मिलते ही वो तेज़ी से दौड़ता है। यहाँ पर जो ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे लकड़ी के गुटके हैं, 10x5x5 सेंटीमीटर के। मान लो जैसे एग्जाम्पल में डस्टर जिससे हम बोर्ड को साफ करते हैं, तो उसके जैसे लकड़ी के 2 गुटके हैं। आदेश मिलते ही जो है विद्यार्थी यहाँ से भागता है, इस लकड़ी के एक गुटके को उठाता है और मुड़ करके वापस आता है, उसको यहाँ पर रख देता है, फिर जाता है, दूसरे गुटके को उठाता है और वापस आकर यहाँ रख देता है। इस क्रिया में टोटल जितना भी समय होता है उसको नोट कर लिया जाता है, वो उसका स्कोर होता है। अब देखिए ये टेस्ट किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो ध्यान दीजिए। एक तो इसमें टाइम की गणना हो रही है कम से कम समय में, तो इसका मतलब ये पहली बात तो गति को भी मापता है। दूसरी बात वो देखो यहाँ पर गति के साथ मूवमेंट करता है, यहाँ से तेज चलता है और यहाँ गति के साथ मुड़ता है, फिर यहाँ से गति के साथ मुड़ता है, फिर यहाँ से गति के साथ मुड़ता है। तो 3 बार वो गति के साथ मुड़ रहा है और गति के साथ मुड़ने का मतलब है फुर्ती। तो यहाँ पर वो फुर्ती का भी मापन
करता है। तो ये जो टेस्ट है ये जो है फुर्ती का मापन करता है। दिशा परिवर्तन की योग्यता भी इसको कहते हैं। अगर नाम बदल करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिशा परिवर्तन की योग्यता किस टेस्ट के द्वारा होती है, तो शटल रन के द्वारा, इसी को फुर्ती कहते हैं। फुर्ती की परिभाषा ये है कि दिशा परिवर्तन की योग्यता क्या कहलाती है, फुर्ती कहलाती है। तो फुर्ती और गति का ये मापन करता है, मुख्य रूप से फुर्ती, और फिर ये गति का मापन करता है। तो ये इस प्रकार मोटर फिटनेस टेस्ट हमने किया। देखिए इसमें हमने क्या क्या मापन कर लिया। शक्ति का मापन कर लिया, सहन शक्ति का मापन कर लिया, लचक का मापन कर लिया, गति का मापन कर लिया, फुर्ती का मापन कर लिया। इन सभी का मापन हमने इन टेस्टों से किया, इसीलिए इस टेस्ट को गामक फिटनेस टेस्ट कहा गया है। गामक पुष्टि परीक्षण, मोटर फिटनेस टेस्ट। तो ये टेस्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये, 5 नंबर के लिए, और एक एक नंबर में से इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अगला नंबर 2, कुल तीन टेस्ट हैं। दूसरे टेस्ट पर हम चलते हैं जिसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है, इसका पहले इंट्रोडक्शन हम देते हैं। इस टेस्ट का जो प्रतिपादन, जो जनक किया, वो लुसेन बोरा हैं, जिन्होंने इसको 1943 में बनाया। अब ये किस लिए, इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो ये हृदय वाहिनी, कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम, हृदय वाहिनी क्षमता का मापन। अब आप समझिए हृदय वाहिनी है क्या। हृदय वाहिनी, कार्डियो बोलते हैं हार्ट को, हृदय जो दिल अपना धड़कता है उसको, हार्ट को कार्डियो बोलते हैं। उसकी मांसपेशियों का नाम कार्डिक मसल है। तो वाहिनी बोलते हैं श्वास की क्रिया को, वाहिनी, वैस्कुलेटरी सिस्टम। तो हृदय और फेफड़े, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। हृदय और फेफड़े, लंग्स जो हैं, ये दोनों इसमें शामिल हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर मुख्य रूप से हृदय और फेफड़े शामिल होते हैं। तो हृदय और फेफड़ों के स्वास्थ्य को एक साथ मेजर इसमें किया जाता है, उसी को हम हृदय वाहिनी या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। साधारण शब्दों में इसे सहन शक्ति का मापन भी कहा जाता है। इसमें एरोबिक क्रिया शामिल होती है जो ऑक्सीजन के साथ की जाती है। सहन शक्ति का मापन करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम ये है कि ये हृदय वाहिनी क्षमता का मापन करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मापन करती है, या फिर सहन शक्ति का मापन करती है, हृदय और फेफड़ों की सहन शक्ति का मापन करती है। इस प्रकार से इन नामों को घुमा घुमा करके बताया जा सकता है। तो प्रक्रिया इसमें देखिए, इसकी प्रोसेस क्या है। लड़कों के लिए ये जो बक्सा है, इसमें एक बक्सा होता है। लड़कों के लिए ये बक्सा 20 इंच का होता है तथा लड़कियों के लिए ये बक्सा 16 इंच का होता है। फिर उसके बाद पहली बात तो ये रखिए कि बक्से का आकार ये होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, आदेश मिलने तक 5 मिनट तक लगातार 5 मिनट इस बक्से पर कदम ताल की जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 पहले ये पैर ऊपर आया, फिर 2 पर ये ऊपर आया, 3 पर जो पहले ऊपर गया था वो नीचे आ गया, 4 पर फिर दूसरा भी नीचे आ गया। अब दूसरी तरफ से 1 पर ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। इस प्रकार से ये चीज़ चलती रहती है और लगातार 5 मिनट तक उसको उस बक्से पर कदम ताल करनी होती है। कदम ताल करने की गति 30 कदम प्रति मिनट होती है। मतलब ऐसी उसमें स्पीड होनी चाहिए, ऐसी गति होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर 30 स्टेप वो रख सके। इस प्रकार साधारण गति होनी चाहिए। तो 1 मिनट में 30 स्टेप रखता है, तो 5 मिनट में कितने रखेगा, 30 गुना 5, 150 स्टेप। तो 150 कदम वो रखता है। तो 150 कदम रखने के बाद, कहने का मतलब 5 मिनट वो कदम ताल करने के बाद चेयर पर बैठ जाएगा। चेयर पर बैठने के बाद जो है उसको रेस्ट दिया जाएगा 30 सेकंड का। 30 सेकंड रेस्ट करने के बाद फिर और 30 सेकंड उसको रेस्ट के लिए बोला जाएगा।
मतलब कुल 1 मिनट तक वो उस चेयर पर बैठा रहेगा। 1 मिनट तक वो शांति से उस चेयर पर बैठा है। फिर मुख्य बात अब यहाँ आती है, दूसरा पॉइंट क्या है कि 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट से 2.5 मिनट तक और 3 मिनट से 3.5 मिनट तक जो कोच है, जो प्रशिक्षक है उस बच्चे की हृदय की धड़कन को नोट करता है। तो 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में 30 सेकंड जो आते हैं उसमें हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच में ये जो 30 सेकंड है उसमें हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। 3 मिनट से 3.5 मिनट के बीच में ये जो 30 सेकंड है उसमें हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। 1 से 1.5, 2 से 2.5 और 3 से 3.5, इस प्रकार 3 बार 30-30 सेकंड के लिए हृदय की धड़कन को नोट कर लिया जाता है। एक बार फिर से समझिए, 5 मिनट तक लगातार, पहला पॉइंट यह है कि 5 मिनट तक लगातार कदम ताल करता है। कदम ताल करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि 1 से 1.5 मिनट के बीच में, 1 से 1.5 मिनट के बीच में जो है उसकी हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। फिर 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 से 2.5 मिनट के बीच में हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। फिर 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है। फिर 3 से 3.5 मिनट के बीच में हृदय की धड़कन को नोट किया जाता है। तो 3 बार हृदय की धड़कन को 30-30 सेकंड के गैप से नोट कर लिया जाता है। शुरुआत में 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, फिर 30-30 सेकंड का रेस्ट उनको दिया जाता है। अब 3 बार हृदय की धड़कन को नोट करने के बाद उसको निम्नलिखित फॉर्मूले में रख दिया जाता है। ये इसका सूत्र है, 100 × 300 सेकेंड्स अपॉन में 2 × हृदय की धड़कनों का योग। हृदय की जो धड़कनें थी वो 3 थी, उन तीनों का योग गुना में 2। अब देखिए यहाँ पर ये इसका सूत्र है, 100 × 300 सेकेंड 2 गुना हृदय की धड़कनों का योग। हृदय की धड़कनें क्या हैं? एक मान लो एग्जाम्पल हम देते हैं, 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में हृदय की धड़कन 90 थी। 2 से 2.5 मिनट के बीच में हृदय की धड़कन 80 थी। 3 से 3.5 मिनट के बीच में हृदय की धड़कन 70 थी। तो हृदय की धड़कन का योग क्या हुआ? A + B + C 240। तो हृदय की धड़कन का योग हुआ 240। अब सूत्र में उसको रखते हैं 100 × समय इन सेकंड इसको कहा जाता है। तो समय 300 सेकंड होते हैं, क्योंकि 5 मिनट था तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकंड। 100 × टाइम इन सेकंड अपॉन में 2 × हार्ट बीट। तो ये इसमें आता है हृदय की धड़कनों का योग। तो 100 × 300 बटे 2 गुना हृदय की धड़कन 240 था। इसको सॉल्व करके 62.2 आता है। तो जिस विद्यार्थी का हमने परीक्षण किया उसका फिगर आया हमारे सामने 62.2। इस 62.2 को यदि हम इस टेबल में रखते हैं, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की टेबल है, तो 62.2 किस में आता है? इसके अंदर आता है, 55 से 64 के बीच में। तो ये लो एवरेज है, उसके हृदय वाहिनिका की जो एवरेज है वो लो एवरेज में शामिल होगी। और यदि वो 65 से ऊपर जाता और 79 तक होता तो हाई में आता। इस प्रकार से इसकी टेबल है। जो भी फिगर हमारे पास आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, उसको इस टेबल से हम पता कर लेते हैं कि ये किस प्रकार के उसकी हार्ट की जो है किस लेवल तक का वो स्वस्थ है, उसकी सहन शक्ति जो है वो क्या है, उसका कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम कितना स्वस्थ है। तो ये आसान है, इस सभी का आप प्रैक्टिकल खुद भी कर पाएंगे। एक बक्सा लेंगे, 5 मिनट तक उस पर कदम ताल करेंगे, फिर 1 मिनट का रेस्ट करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हृदय की धड़कन को नोट किया जाएगा, 2 से 2.5 मिनट तक और 3 से 3.5 मिनट तक। इस शॉर्ट मेथड में उसको यूज कर दिया जाएगा। शॉर्ट मेथड यही है कि 100 × समय इन सेकंड, समय इन सेकंड होता 5 मिनट का 300 सेकंड, अपॉन में 2 × हृदय की धड़कनों का योग A + B + C, जो भी यहाँ आता है A + B + C। इसको सोल्व करेंगे, उसका जो फिगर आएगा उसको इस जो है चार्ट में देखेंगे। चार्ट में देखने के बाद जो भी आपका फिगर आता है तो उसको आप मुझे फिर बताएंगे कमेंट्स में
कि आपकी जो हृदय की धड़कन के हिसाब से जो आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेजरमेंट किया है उसमें आपका इनमें से कौन सा लेवल है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। सबसे ज़्यादा 3 नंबर में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। वो कोई भी जो है इक्वेशन आपको दे देते हैं और आपको सोल्व करने के लिए बोल देते हैं, या फिर आपसे फॉर्मूला पूछ करके उसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। एक एक नंबर में भी इसके क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं कि लड़कों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कितने इंच का बक्सा होता है, या फिर प्रति मिनट जो है किस कदम ताल से कितने स्टेप जो है उसमें किए जाते हैं, टोटल समय कितना होता है, जैसे 5 मिनट का समय होता है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिकली एंड जॉनसन टेस्ट। रिकली और जॉनसन ने एक टेस्ट प्रतिपादित किया। उनको ये चीज़ महसूस हुई कि जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी जो मोटर फिटनेस है उसको कैसे मापा जाए। मापना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनमें कितनी अभी भी क्षमता जो है वो है और कितने प्रतिशत लोग जो है वर्ल्ड में स्वस्थ हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा, रिकली एंड जॉनसन टेस्ट के द्वारा वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण जो है, मोटर फिटनेस टेस्ट जो है उसको रखा गया है। इसमें 6 आइटम टोटल शामिल हुए हैं। इसको जो शुरुआत मतलब बनाया था वो 2001 में बनाया गया था। अब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहला टेस्ट आता है चेयर स्टैंड टेस्ट। अब कोई भी टेस्ट होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो चेयर पर उसको बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, उठना है। चेयर पर बैठना और उठना है। उस कुर्सी का साइज होता है 44 सेंटीमीटर ऊंची कुर्सी होती है और एक स्टॉप वॉच साथ में होती है, जिसको नोट कर लिया जाता है। चेयर पर उठना बैठना टांगों की फोर्स से होता है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, शरीर के निचले भाग की शक्ति का मापन। 30 सेकंड के लिए ये जो है क्रिया की जाती है। 30 सेकंड में वो बुजुर्ग व्यक्ति जितनी बार भी उठकर बैठ जाता है उसी को नोट कर लिया जाता है, वो इसकी स्कोरिंग होती है। तो चेयर सिट एंड अप टेस्ट इस प्रकार से ये है। इस प्रकार वो पोजीशन लेंगे और 30 सेकंड तक वो बैठेंगे और उठेंगे। टोटल रिपीटेशन को नोट कर लिया जाएगा। शरीर के निचले भाग की शक्ति का ये मापन करता है। दूसरा टेस्ट इसमें शामिल किया गया है बाजू मोड़ परीक्षण। बाजू मोड़ परीक्षण जो है, इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं मैन, उनके लिए 8 पाउंड का डंबल होता है और जो वरिष्ठ वोमेन्स हैं उनके लिए 5 पाउंड का डंबल होता है। चेयर पर बैठकर उसको इस प्रकार से किया जाता है। दाहिने हाथ में लिया, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। चेयर पर बैठने के बाद 30 सेकंड के अंदर वो इस प्रकार से बाजू को मोड़ते हैं और वापस लाते हैं। 30 सेकंड में जितनी बार वो इस बाजू को मोड़ करके वापस ले आते हैं उससे उनकी स्कोर की गणना होती है। अब इसमें कार्य बाजू कर रही है तो बाजू और कंधे की शक्ति का मापन इसको कह सकते हैं, लेकिन अपर बॉडी, ऊपरी बॉडी की शक्ति का ये मापन करती है बाजू मोड़ परीक्षण। तो ऊपरी भाग की शक्ति का ये मापन इससे हमने किया। तीसरा जो है वो है, देखिए इनमें आप उपकरणों को नोट कर लीजिए। जैसे ये मैंने बता तो दिया, वोमेन के लिए 5 पाउंड का डंबल, मैन के लिए 8 पाउंड का डंबल। ये इस प्रकार के क्वेश्चन यहीं से वो पुट अप कर लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक परीक्षण में जो है बाजू मोड़ परीक्षण में मैन के लिए कितने पाउंड का डंबल यूज किया जाता है। तो 8 पाउंड का डंबल मैन के लिए होता है। इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी गहराई से भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में 30 सेकंड की अवधि में वो जितनी बार भी उसकी जो रिपीटेशन होती है वो उसकी स्कोरिंग हो जाती है। अगला जो है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। अब चेयर पे बैठे बैठे सिट रिच माने पहुंचना है, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। तो इसको देख ली, इसको देखते ही सारा आप समझ जाएंगे। इस प्रकार उनको चेयर पर बैठना है और अपने हाथों से आगे, पंजे से आगे की तरफ पहुंचना है। ये है चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। जहाँ पर रिच पहुंच की बात आती है वहाँ पर संबंध होता है लचक से। तो कमर की मांसपेशियाँ, थाई की मांसपेशियाँ, इनकी लचक का ये मापन करता है। शरीर के निचले भाग की लचक का मापन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शरीर के निचले भाग की लचक का मापन। स्कोरिंग जो होती है
इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पर मेजर कर लिया जाता है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही इसमें स्कोरिंग होती है। अब देखिए ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगी। यदि उसकी उंगलियां पंजे तक पहुंचती हैं तो यहाँ पर स्कोर होगा 0। पीछे वापस रह जाती हैं तो -1, -2, -3 इस प्रकार होगा। आगे जाती हैं तो +1, +2, +3 इस प्रकार होगा, +1, +2, +3। तो इस प्रकार इसमें स्कोरिंग होती है प्लस और माइनस में। अगला जो है टेस्ट, चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट के बाद चौथा जो टेस्ट है वो है बैक स्ट्रेचिंग के लिए। इसमें कंधों की जो है लचक का मापन किया जाता है। पीछे की तरफ हाथ ले जाकर, इसमें गर्दन बिल्कुल सीधी रहती है और पीछे हाथों को ऐसे जोड़ा जाता है। देखिए बैक स्ट्रेचिंग टेस्ट, इसमें भी स्ट्रेचिंग जो है होती है तो कंधे की लचक का मापन ये करते हैं। गोमुख आसन भी इसी प्रकार से होता है। तो इसको नापने के लिए एक फीता होता है, पैमाना होता है और दोनों में इसमें 2 चांस उसको दिए जाते हैं, 2 अवसर दिए जाते हैं। दोनों अवसरों में जो भी सर्वश्रेष्ठ होगा 1 सेंटीमीटर तक उसको दर्ज कर लिया जाता है, उसी को नोट कर लिया जाता है। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर यह है, पहले मान लो इनके हाथ की उंगलियां सिर्फ आपस में टच हो रही हैं तो यहाँ पर 0 होगा, टच नहीं होती तो नेगेटिव होगा, टच होकर के आपस में क्लोज हो रही हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ये बेहतरीन यहाँ पर टेस्ट का वो दिख रहा है कि इसके कंधों में जो है फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी उच्चतम मात्रा में है, तभी इन्होंने दोनों हाथों का आपस में जकड़ लिया है। इसमें कमर और गर्दन और कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होती हैं, अपर हैंड की ऊपर की तरफ और लोअर हैंड की नीचे की तरफ होती है। तो अब जो अगला है 5वां जो टेस्ट है वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फीट की जो दूरी है उसको तय करना होगा। किस प्रकार से, इसके लिए कुर्सी चाहिए होती है। देखिए ये मैं यहाँ पर आपको समझाया गया है। इस चेयर पर जो है बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, आदेश मिलते ही वो जाता है और इस जो आर्क है, ये आर्क है कोण शंकु, इसके ऊपर से घूमता हुआ वापिस आकर यहाँ बैठ जाता है। आदेश मिलते ही उठता है, जाता है, 8 फुट की दूरी तय करता है, इसके ऊपर से घूमता हुआ यहाँ पर आकर के बैठ जाता है और इस क्रिया को कम से कम समय में करता है। तो कम से कम समय में जो भी उसका टाइम होता है वही उसका स्कोर होता है। तो अब बताइए आप सभी कि इसमें कौन से विशेष उद्देश्य की वो प्राप्ति कर रहा है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर समय कम से कम आ जाए वहाँ आप समझ लीजिए कि वो गति को मापने की बात करता है, गति की मेजरमेंट का ही उसका विशेष उद्देश्य है। तो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट जो है वो गति एवं फुर्ती का मापन करता है। कम से कम समय के कारण गति का, और मुड़ने के कारण वो आर्क के ऊपर से मुड़ करके आता है ऐसे, तो तेज़ी के साथ मुड़ता है और जहाँ पर तेज़ी के साथ मुड़ा जाए उसी को हम फुर्ती कहते हैं। तो गति और फुर्ती का मापन इसमें किया जाता है। कुर्सी होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए और मार्क होनी चाहिए, ग्राउंड पूरा प्रॉपर तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हो जाता है गति और फुर्ती का मापन। अब उसके बाद जो अगला है लास्ट 8 मिनट चाल परीक्षण, मतलब 8 मिनट तक उनको जो है चलना होता है। इसमें एक आयताकार मैदान होता है जो कुल ही 50 गज की दूरी जिसमें तय होती है। मान लीजिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ आकर के 50 बैठ जाएगा। इस प्रकार से इसको मार्क कर दिया जाता है। यहाँ पर जो है बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, आदेश मिलते ही वो यहाँ से चलना शुरू करता है। कुछ तेज़ी के साथ चलता हुआ, वो नॉर्मल गति से चलता हुआ इस प्रकार से 6 मिनट तक इस वॉक को करता है। 6 मिनट तक वो चाल चलता है। तो 6 मिनट एक लंबा समय है, और जहाँ पर लंबे समय में कोई क्रिया होती है तो वो क्या मापती है, सहन शक्ति को। तो इसका उद्देश्य है सहन शक्ति का मापन, कार्यात्मक पुष्टि का मापन। किसी भी क्रिया को लंबे समय तक करने वाली पुष्टि को कार्यात्मक पुष्टि कहते हैं। तो इस सहन शक्ति का वो मापन करते हैं, कार्यात्मक पुष्टि का वो मापन करते हैं।
देखिएगा। इसमें स्कोरिंग की गणना 6 मिनट में जो भी दूरी वो तय करता है वो उसका स्कोर हो जाता है। इसको देखिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको रखा गया है 6 के 6 को एक ही पेज पर रखकर, ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। सीनियर सिटीजन टेस्ट 2001 में प्रतिपादित किया। वरिष्ठ नागरिकों की मोटर फिटनेस को मापने के लिए है। इसको रिकले एवं जॉनसन ने बनाया। आगे चलते हैं। इसमें टोटल 6 आइटम शामिल हैं। पहला चेयर स्टैंड परीक्षण है। 30 सेकंड इसमें समय होता है, शरीर के निचले भाग की शक्ति का मापन करता है। दूसरा बाजू मोड़ परीक्षण है। इसमें भी समय 30 सेकंड होता है। मुख्य बात यह है कि मैन के लिए 8 पाउंड का डंबल होगा और वोमेन के लिए 5 पाउंड का डंबल होगा। इसका उद्देश्य है शरीर के निचले भाग की शक्ति का मापन। तीसरा है चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसमें जो है मुख्य बात यह है कि जो पैर का गट्टा है, एंगल जॉइंट है, जो भी है, टखना जिसे बोलते हैं, वो 90 डिग्री तक मुड़ा होता है, मतलब सीधा ऊपर को खड़ा रहना चाहिए। इसी में, केवल इसी में स्कोर की गणना, मतलब इसके साथ साथ एक और है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर की गणना की जाती है और ये शरीर के निचले भाग की लचक का मापन करता है। चौथा है बैक स्क्रैच टेस्ट। गोमुखासन की तरह ही होता है। इसमें भी जो है कंधे की लचक का मापन इसमें किया जाता है। पीछे की तरफ जो है हाथों को इसमें पकड़ा जाता है। पांचवा है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें 2 चांस दिए जाते हैं। केवल ये अकेला एक यही टेस्ट ऐसा है जिसमें अवसर 2 दिए जाते हैं वरिष्ठ नागरिकों में। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, किस टेस्ट में 2 अवसर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पुट किए जाते हैं जिससे बच्चों की जो है अधिक से अधिक ज्ञानात्मक उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जा सके। तो इसमें जो स्कोरिंग की गणना है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, उठेगा और 8 फुट की दूरी को तय कर कुर्सी के पे आकर दोबारा से बैठ जाएगा। उसमें जो समय होगा उसी को नोट कर लिया जाएगा। इसमें देखो कम से कम समय लगता है, इसलिए गति वो काफ़ी बैलेंस उनको बनाना पड़ता है बुजुर्ग होने की वजह, तो संतुलन, और वो वहाँ से तेज़ी के साथ आर्क के ऊपर से मुड़ते हैं, इसलिए फुर्ती का भी वो मापन करते हैं। छठा है 8 मिनट चाल परीक्षण। इसमें 50 गज के आयताकार को 6 मिनट तक उस पर चलना होता है। तो इसमें फंक्शनल, कार्यात्मक, सहन शक्ति, फिटनेस का मापन इसमें किया जाता है। तो ये 3 ही टेस्ट आपके सिलेबस में रखे गए हैं। पहला गामक फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट, दूसरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और तीसरा वरिष्ठ नागरिक मोटर फिटनेस टेस्ट। आपके प्रैक्टिकल में भी इन टेस्टों को शामिल किया गया है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही अपनी भूमिका लाते हैं। और जब प्रैक्टिकल होता है फिजिकल एजुकेशन का, तो इनको आपसे कराया भी जाता है। और उसमें एक स्पेशल आदेश ये भी दिया हुआ है कि आप ये जो वरिष्ठ नागरिक टेस्ट है इसको अच्छे से समझ लें। इसको समझने के बाद आप अपने आस पड़ोस के या परिवार के 5 बुजुर्गों पर इन टेस्टों को करके प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें भी नोट करेंगे। तो ये विशेष रूप से आपको इन पर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि ये अकेला ही चैप्टर थ्योरी में तो अपना दबदबा रखता है, साथ में प्रैक्टिकल में भी अपना दबदबा रखता है। तो विशेष रूप से इस चैप्टर को आप करिएगा। इसमें यदि अब भी कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9213044444 पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।